हेलो। आप सभी का हमारे स्टेनो फॉर ऑल यूट्यूब चैनल और हमारी वेबसाइट www.stenoforall.com पर स्वागत है। यहाँ हम बेसिक से एक्सपर्ट लेवल की डिक्टेशन उपलब्ध करा रहे हैं। आप सभी यूं एक एक शब्द को मिलाकर अपनी गलतियां निकालने में समय खराब या बर्बाद ना करें। हमारी वेबसाइट पर जाकर किसी भी गति में अंग्रेजी और हिंदी की डिक्टेशन सुनकर उसकी तुरंत स्वतः मूल्यांकन प्राप्त करें, साथ ही अन्य बहुत कुछ। सभी 140 शब्द प्रति मिनट की गति पर लिखने के लिए तैयार रहें। इन डिक्टेशनों को हमने संपादकीय से लिया है। यह हमारी छठी डिक्टेशन है। सभी तैयार हैं? सीमा विवाद को लेकर आपस में बुरी तरह उलझे असम और मिजोरम की सुलह की राह पर आना एक राहत की खबर है। इस विवाद ने जिस तरह हिंसक रूप लिया और फिर दोनों राज्य एक दूसरे पर दोषारोपण करने में जुट गए, वह बेहद दुर्भाग्यपूर्ण और चिंताजनक था। कायदे से तो इस विवाद के हिंसक रूप लेने का कोई औचित्य ही नहीं बनता था, लेकिन ऐसा लगता है कि दोनों ही पक्षों ने आवश्यक संयम और सतर्कता का परिचय नहीं दिया। इसका परिणाम यह हुआ कि मिजोरम की ओर से की गई गोलाबारी में असम पुलिस के 6 जवान और 1 नागरिक की जान चली गई। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए था, इसीलिए और भी नहीं क्योंकि दोनों ही राज्यों में भाजपा के नेतृत्व वाले गठबंधन की सरकार है। समझना कठिन है कि सीमा विवाद को लेकर जो तनाव उत्पन्न हो गया था, उसे समय रहते आपसी बातचीत के जरिए हल करने की कोई कोशिश क्यों नहीं की गई। ऐसा ना किए जाने के जैसे घातक नतीजे सामने आए, उनसे दोनों ही राज्यों को सबक लेना चाहिए। बीते कुछ दिनों में दोनों राज्य ऐसा व्यवहार करते नजर आए जैसे वे पड़ोसी राज्य नहीं बल्कि 2 देश हैं। यह ठीक है कि केंद्र सरकार के प्रयासों से असम और मिजोरम आपसी कटुता को दूर करने के लिए सहमत हो गए और इस क्रम में मिजोरम सरकार असम के मुख्यमंत्री के खिलाफ दर्ज की गई FIR को वापस लेगी, लेकिन केंद्र को भी सबक सीखने की आवश्यकता है। उसे राज्यों के सीमा विवाद को हल करने के लिए कोई ठोस पहल करनी चाहिए। उचित यह होगा कि राज्यों के सीमा विवादों को हल करने के लिए किसी आयोग का गठन किया जाए। इस आयोग को ऐसे सभी विवादों को एक समय सीमा के अंदर हल करने की जिम्मेदारी सौंपी जानी चाहिए। इस काम में देर इसलिए नहीं की जानी चाहिए क्योंकि जैसा सीमा विवाद असम और मिजोरम के बीच है, वैसा ही अन्य अनेक राज्यों के बीच है। असम की बात करें तो शायद ही कोई ऐसा पड़ोसी राज्य हो जिसके साथ उसका सीमा संबंधी विवाद ना हो। ऐसे विवाद संबंधित राज्यों के प्रशासन के बीच ही टकराव का कारण नहीं बनते, कई बार वे नागरिकों के बीच भी वैमनस्य पैदा करने का काम करते हैं। जब ऐसा होता है तो उससे राष्ट्रीय सद्भाव को भी क्षति पहुंचती है और राज्यों के बीच असहयोग भाव भी पनपता है। कुछ राज्यों के बीच के सीमा विवाद तो दशकों से चले आ रहे हैं। यदि वे आपसी बातचीत से नहीं सुलझ पा रहे हैं तो फिर केंद्र सरकार को दखल देना ही चाहिए। इतिहास अपने को स्वयं दोहराता है, चाहे रूप कोई भी हो। वर्षों पहले एक पुरस्कार वितरण समारोह के दौरान घटे घटनाक्रम पर केंद्रित कहानी है। उस दिन IA और मैट्रिक क्लास का पुरस्कार वितरण समारोह था। पुरस्कार आयोजन की तमाम जिम्मेदारी विमला नामक एक छात्रा को दी गई। विमला एक तो देखने में बहुत अधिक सुंदर थी और उस पर पुरस्कार समारोह के दायित्व के चलते जिस तरह उसके चारों ओर छात्र छात्राओं का जमघट लगा हुआ था, उस कारण से उसके भीतर अतिरिक्त अहंकार आ गया था। संकोची स्वभाव का एक लड़का एक कोने पर खड़ा था। बहुत साहस जुटाकर वह थोड़ा नजदीक आया तो सबने देखा उसके पांव में एक घाव था।
एक मैले कुचैले कपड़े से उसने घाव को बांध रखा था। उसे देखकर नाक मुंह सिकोड़ते हुए विमला ने दूसरे छात्र छात्राओं से कहा, वह यहाँ क्या कर रहा है? उसकी सही जगह तो अस्पताल में है। लड़का बूझे मन से धीरे धीरे वहाँ से चला गया। घर जाकर अपनी पढ़ाई वाले कमरे में बैठकर रोता रहा। नाश्ता लेकर उसकी दीदी आई और उससे पूछने लगी, क्या हुआ जगदीश, रो क्यों रहे हो? जब जगदीश ने बताया तो उसके अपमानित होने वाली घटना से दीदी गुस्से से जल उठी। बोली, उसे अपनी सुंदरता पर बहुत घमंड है ना। एक दिन अगर उसे तुम्हारे पैरों के नीचे बैठने पर मजबूर नहीं किया तो मेरा नाम मृणालिनी नहीं। इतिहास का पहला अध्याय समाप्त हुआ। यही दीदी अब इंस्पेक्टर ऑफ स्कूल है, यहाँ निरीक्षण करने आई है। उन्होंने अपने भाई के साथ घटित वह कहानी सभी लड़कियों को सुनाई। सुनकर सारी लड़कियां एक सुर में छीछी छीछी कर उठी और बोलने लगी, कोई भी लड़की कितनी भी सुंदर क्यों ना हो, इतनी निष्ठुर कैसे हो सकती है? मृणालिनी मैम बोली, संसार में कई बार जो सत्य नहीं है वही सत्य बन जाता है। आज फिर पुरस्कार वितरण समारोह है। समारोह शुरू होने के कुछ देर पहले ही मृणालिनी ने छात्राओं से पूछा, अच्छा, उस दिन जिस लड़के को अपमानित किया गया था तुम लोग आज उसे किस रूप में देखना चाहोगी? किसी ने कहा कवि तो किसी ने विप्लवी के रूप में देखना चाहा। बाहर से आई हुई एक लड़की ने कहा कि वह उसे हाई कोर्ट के जज के रूप में देखना चाहती है। कॉलेज का घंटा बजते ही सब लोग आकर उपस्थित हुए। बाद में जिन्हें पुरस्कार देना था वह आकर बैठे। वह थे हाई कोर्ट के जज जगदीश प्रसाद। उनके बैठते ही मुजफ्फरपुर में एक कन्या हाई स्कूल में गणित पढ़ाने वाली जिस महिला को विशेष रूप से आमंत्रित करके बुलाया गया था वह आई और उसने जज साहब के चरण स्पर्श करके पाँव में फूलों की माला पहनाकर चंदन का टीका भी उन्हीं पाँव में लगा दिया। जगदीश प्रसाद एकदम आश्चर्यचकित होकर बोले, यह भला किस तरह का सम्मान है? मृणालिनी मैम बोली, इसमें कुछ नहीं, बात थोड़े ही है। ऐसे तो पहले भी होता रहा है। हमारे देश में देवताओं की पूजा उनके चरणों से शुरू होती थी। आज तुम्हारा भी वैसे ही पद सम्मान किया गया है। अब परिचय वाला काम कर लिया जाए। यह महिला कभी बोर्डिंग स्कूल की अत्यंत सुंदर और घमंडी लड़की थी जिसे लोग विमला के नाम से जानते थे। पिता की मृत्यु के बाद फिर से पढ़ना शुरू कर दिया है। जिस पाँव को एक दिन उसने घृणा की नज़र से देखा था उसी पाँव का सम्मान करने के लिए उसे विशेष रूप से आमंत्रित किया गया था। मृणालिनी मैम यानी उस वक्त की दीदी और उनका भाई हाई कोर्ट का जज जगदीश प्रसाद। यह सुनने में कहानी जैसा लग रहा है लेकिन कभी कभी कहानियाँ भी सच होती हैं और जो व्यक्ति यह इतिहास लिख रहा है उसका नाम अविनाश है। वह भी उन दिनों तमाम परीक्षाओं में आसानी से उत्तीर्ण हो जाता था। वह भी इस पुरस्कार समारोह में उपस्थित था। इस दिन कई तरह के खेल भी हुए थे। अविनाश ने रवि ठाकुर की कविता पंच नदी के तीरे सुनाई थी। सबसे बड़ा पुरस्कार उसे ही मिला। आज मैं जज साहब की कृपा से उसे बड़े बाबू की नौकरी मिल गई। जीवन में रस घोलने वाली बरखा की बूंदें जब आसमान से उतरकर अंतस की देहरी को स्पर्श करती हैं तो कई नव विचारों के अंकुर फूटने लगते हैं। सावन का महीना तो वर्षा ऋतु का प्राय माना गया है। इसी कारण ये लेखकों और रचनाकारों के उदय के बेहद करीब है। कालिदास से लेकर हरिवंश राय बच्चन तक सभी को सावन ने मोहित और प्रेरित किया है तथा उनके लेखन का विषय भी रहा है। कालिदास को वर्षा ऋतु वर्णन तो संस्कृत साहित्य में अद्भुत वैशिष्ट्य लिए हुए हैं। मेघदूत में कालिदास ने मेघ का खूबसूरत वर्णन किया है। बारिश की ये बूंदें मन को किस प्रकार आशा और उल्लास से भर देती हैं, इसका रोचक वर्णन हिंदी साहित्य में कई जगह मिलता है। चाहे वो हिंदी साहित्य का मध्ययुग हो
जिसमें तुलसी, सूर, जायसी आदि कवियों ने पावस ऋतु का सुंदर और सरस चित्रण किया है, या आधुनिक हिंदी साहित्य में छायावादी कवियों में जयशंकर प्रसाद, सुमित्रा नंदन पंत, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला या महादेवी वर्मा द्वारा लिखी गई संबंधी कविताएं हो, या आज के लेखकों की आधुनिक लेखन क्षमता में वर्षा हो, सबने जैसा साक्षात बारिश को जीने के गुर दिए हैं। हरिवंश राय बच्चन की एक रचना धरती की जलती सांसों ने मेरी सांसों में ताप भरा, सरसी की छाती दरकी तो कर घाव गई मुझ पर गहरा है। नियति प्रकृति की ऋतुओं में संबंध कहीं कुछ अनजाना, अब दिन बदले घड़ियां बदली, साजन आए सावन आया। प्रकृति के सुकुमार कवि सुमित्रा नंदन पंत की दृष्टि से सावन को देखिए। ढम 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 बादल ने फिर ढोल बजाए, छम 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 बूंदों ने धुंधुर छनकाए। गुलजार साहब के अनुसार बारिश आती है तो मेरे शहर को कुछ हो जाता है। गीत गंधर्व गोपाल दास नीरज कहते हैं, यदि मैं होता घन सावन का, पिया पिया कह मुझको भी पपीही बुलाती कोई। पहली बारिश के बाद ही खेतों में जुताई का काम शुरू हो जाता है। जुते हुए खेतों की सौंधी मिट्टी से आने वाली खुशबू में जीवन राग